मित्रों नमस्कार। मैं हूँ आर गोपाल सिंह। सुगम हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं वर्ण विचार से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक का हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हिंदी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ण विचार वाला टॉपिक जुड़ा हुआ है और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो आइए मित्रों, इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। मित्रों, ये शब्द थोड़ा नया सा लग रहा होगा, कोमल तालव्य ध्वनियाँ। इसमें 4 विकल्प दे दिए, का, खा, गा और घा, चा, छा, जा और झा, टा, था, पा और फा, कोई नहीं। तो मित्रों, हमें सबसे पहले ये देखना है कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। मैं आपको बता दूं कि आधुनिक शिक्षाविदों ने जिन ध्वनियों को कंठ ध्वनि कहा है, प्राचीन शिक्षाविदों ने उन्हीं ध्वनियों के लिए कोमल तालव्य ध्वनियों का प्रयोग किया है। तो मित्रों, कंठ ध्वनियाँ का, खा, गा और घा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, ये सूत्र हमने पढ़ा है। तो कवर की ध्वनियाँ कंठ ध्वनियाँ होती हैं और कंठ ध्वनियों को कोमल तालव्य ध्वनि भी कहा जाता है। तो सही विकल्प हो जाएगा आ। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कठोर तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। पहला विकल्प दे दिया है इसने कंठ्य, दूसरा दंत्य, तीसरा मूर्धन्य, चौथा है तालव्य। तो मित्रों, जिस तरह से कोमल तालव्य ध्वनियाँ और कंठ ध्वनियाँ एक ही हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि कठोर तालव्य ध्वनि का मतलब क्या है। आधुनिक शिक्षाविदों ने जिन ध्वनियों को तालव्य ध्वनि कहा, प्राचीन शिक्षाविदों ने उन्हीं ध्वनियों को कठोर तालव्य ध्वनि कहा। तो कठोर तालव्य ध्वनियों का तात्पर्य है तालव्य ध्वनियों से। और मित्रों, हमने ये पढ़ा इचु शानाम तालु, यानी चवर की जो ध्वनियाँ हैं वो तालव्य ध्वनियाँ हैं। च, छ, ज, झ ये तालव्य ध्वनियाँ कही जाती हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में सही विकल्प है। पहला विकल्प है दीर्घ आ को लेकर, बड़े आ को लेकर, बड़े आ की कौन कौन सी ये विशेषताएँ हैं। तो इस तरह की इन एक ओर तो दिए हुए हैं ये वर्ण और दूसरी ओर उनके सामने उनकी विशेषताएं अंकित हैं और उसमें हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो देखते हैं आ। तो ठीक है मित्रों, ये विभ्रत स्वर होता है आ। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया। 4 प्रकार के होते हैं स्वर, समव्रत है, अर्धसमव्रत है, विव्रत है और अर्धविव्रत है। तो आ विव्रत स्वर होता है, लेकिन प्लुत स्वर नहीं होता। दीर्घ स्वर है ये, अनुनासिक है, लेकिन प्लुत स्वर के आ जाने से पहला विकल्प हो गया गलत। दूसरा फिर देखिए, आ विव्रत है, बिल्कुल सही है। दीर्घ है, बिल्कुल सही है। मौखिक है, बिल्कुल सही है। अवृत्ताकार है, ये भी बिल्कुल सही है। ओष्ठाकृति के आधार पर ध्वनियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है स्वरों को, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जिन ध्वनियों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में ओष्ठ वृत्त के समान गोल नहीं होते वो अवृत्ताकार होते हैं। इसका मतलब आ की ये सभी विशेषताएं मौजूद हैं आ में। तो सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। और भी यदि हम देखें अन्य विकल्पों को, तो ऊ को लेकर के देखिए, ऊ समरस स्वर है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये संयुक्त स्वर भी नहीं है। वृत्ताकार है, ये सही है, लेकिन इन दोनों के आने से ये विकल्प गलत हो गया। ऊ को लेकर के दूसरा देखें, अर्धसमरस स्वर, तो अर्धसमरस स्वर तो नहीं है, ऊ तो समरस स्वर होता है। ई ऊ ये चारों स्वर वर्ण समरस स्वर होते हैं। चलो ह्रस्व है, बिल्कुल सही है। वृत्ताकार है, बिल्कुल सही है, लेकिन अर्धसमरस स्वर का प्रयोग कर देने से यह विकल्प भी गलत हो गया। तो यही विकल्प बिल्कुल सही है। आ विव्रत है, दीर्घ है, मौखिक है और अवृत्ताकार है। आइए मित्रों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ब वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो देखिए, उच्चारण स्थान के विषय में बात कही गई है। ब वर्ण दंतोष्ठ है या ओष्ठ है या द्वयोष्ठ है या फिर बा और सा यानी ओष्ठ या द्वयोष्ठ। तो मित्रों, हम जानते हैं जो उच्चारण स्थानों के आधार पर ध्वनियों का विभाजन किया गया है उनमें
ध्वनि है या उच्चारण स्थान है, आप देखें उच्चारण स्थान को आप देखें, उपधमानिया नाम ओष्ठौ, यानी पवर की जो ध्वनियाँ हैं उनका उच्चारण स्थान है ओष्ठौ यानी ओष्ठ। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में नीचे का ओष्ठ ऊपर के ओष्ठ का स्पर्श करता है तब उच्चारित ध्वनियाँ ओष्ठ ध्वनियाँ कही जाती हैं। चूँकि इन ध्वनियों के उच्चारण में दोनों ही ओष्ठ सक्रिय रहते हैं, नीचे का ओष्ठ ऊपर के ओष्ठ का स्पर्श करता है, इसलिए इन्हें हम द्वयोष्ठ भी कहते हैं। चाहे आप ओष्ठ कह लीजिए चाहे द्वयोष्ठ कह लीजिए, इसका मतलब वर्ण का उच्चारण स्थान में जो चौथा विकल्प है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ओष्ठ या द्वयोष्ठ। जिन ध्वनियों के उच्चारण में निचला ओष्ठ ऊपर के ओष्ठ का स्पर्श करता है वे ओष्ठ या द्वयोष्ठ ध्वनियाँ कही जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्ष्य व्यंजन है। वर्ष्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मसूड़ा, यानी वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जिह्वा हमारी ऊपरी दंतावली के भीतरी मसूड़ों के खुरदरे भाग का स्पर्श करे तब उच्चारित ध्वनियाँ वर्ष्य ध्वनियाँ कही जाती हैं। मित्रों, यूँ तो वर्ष्य ध्वनियों के अंतर्गत ना भी आता है, ला भी आता है, सा भी आता है। ये ध्वनियाँ सभी वर्ष्य हैं। सेकंड ग्रेड में एक बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया तो उसमें ला को शुद्ध वर्ष्य ध्वनि का उदाहरण माना गया। तो यहाँ आप देखें, निम्न में वर्ष्य ध्वनि है तो ला शुद्ध वर्ष्य का उदाहरण है। ला को शुद्ध वर्ष्य का उदाहरण माना जाता है। न और जो सा है ये भी वर्ष्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ला, ना, सा ये वर्ष्य ध्वनियाँ हैं। अगर विकल्प में ला ना हो तो फिर हम ना को देखते हैं, अगर ना विकल्प में ना हो तो फिर हम सा को देखते हैं। यहाँ ये तीनों ही मौजूद हैं तो निम्न में वर्ष्य व्यंजन का उदाहरण मानेंगे हम ला को। दूसरा जो विकल्प है बिल्कुल सही है। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा ऊपरी दंतावली के भीतरी मसूड़ों के खुरदरे भाग का स्पर्श करती है तब उच्चारित ध्वनियाँ वर्ष्य ध्वनियाँ कही जाती हैं। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में काकल्य ध्वनि है। तो मित्रों, हा को काकल्य ध्वनि कहा जाता है। यह काकल्य ध्वनि है। छ संयुक्त अक्षर है। या को देखें हम, इचुएशा नाम तालु, या जो है ये तालव्य ध्वनि है। वकारस्य दंतोष्ठम, ये दंतोष्ठ ध्वनि है। वा तो काकल ध्वनि के रूप में हा को माना गया है। हा काकल्य ध्वनि है। अगला प्रश्न है, निम्न में स्वीकृत एवं अरबी में प्रयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। यानी कि हिंदी में स्वीकृत और अरबी में प्रयुक्त। जिन ध्वनियों को हिंदी में स्वीकार किया गया है अरबी में वो प्रयुक्त ध्वनियाँ हैं। अरबी में तो प्रयुक्त हो रही हैं और हिंदी में उनको स्वीकार भी कर लिया गया है। तो ऐसी ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? तो वे ध्वनियाँ कहलाती हैं जिह्वामूलीय। हिंदी में जिनको स्वीकार कर लिया गया है अरबी में वो प्रयुक्त हो रही हैं, ऐसी ध्वनियाँ कहलाती हैं जिह्वामूलीय। अगला प्रश्न है, निम्न में स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। स्पर्श व्यंजन का उदाहरण। तो मित्रों, इसमें अरबी फारसी की जो ध्वनियाँ हैं उनको विकल्पों के रूप में रखा गया है, जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है। क, ख, ज और फ। अब ये पूछा गया है स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो मित्रों, जब हम उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का विभाजन करते हैं तो उसमें स्पर्श ध्वनियाँ, संघर्षी ध्वनियाँ, स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ, इस तरह से हम विभाजन करते हैं। तो जो क है ये स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। ख, ज और फ ये जो ध्वनियाँ हैं हमारी, ये संघर्षी ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। तो स्पर्श व्यंजन का जो उदाहरण है वो क है। अगला प्रश्न, निम्न में संघर्षी व्यंजन वर्ग है। संघर्षी व्यंजन वर्ग। तो देखिए, श, श और ख एक विकल्प ये बना दिया। श, स और जा एक विकल्प ये बना दिया। श, स
हा और ग एक विकल्प ये बना दिया और एक विकल्प ये बना दिया आपके। तो मित्रों, संघर्षी व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी है, कौन सा वर्ग है जिसमें सभी संघर्षी व्यंजन ध्वनियों को रखा गया है? तो देखिए, ये जो ऊष्म ध्वनियाँ हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, ये चारों विकल्पों में मौजूद हैं। तो इसका मतलब संघर्षी जो ध्वनियाँ हैं, ये जो ऊष्म ध्वनियाँ हैं, ये संघर्षी ध्वनियाँ कही जाती हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई, ऊष्म ध्वनियाँ संघर्षी ध्वनियाँ हैं। शा शा शा। इसके बाद में हा, ये भी संघर्षी व्यंजन है। और जो फारसी से हिंदी में आगत ध्वनि है ज, ये भी संघर्षी व्यंजन है। तो सही विकल्प हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है, झा वर्ण कैसा है? झा, जो कि चवर्ग के अंतर्गत आता है, च छ ज झ। तो ये स्पर्श है या संघर्षी है या स्पर्श संघर्षी है या उच्छिप्त है? तो देखिए मित्रों, जब उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजन ध्वनियों का विभाजन करते हैं तो स्पर्श ध्वनियों के अंतर्गत चवर्ग नहीं आता। कवर्ग की चारों ध्वनियाँ आ जाएंगी, क ख ग और घ, चवर्ग नहीं आएगा। टवर्ग की आ जाएंगी ट ठ ड और ढ, तवर्ग की आ जाएंगी त थ द और ध, पवर्ग की आ जाएंगी पा फा बा और भा। लेकिन चवर्ग जो है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्पर्श ध्वनियों के अंतर्गत नहीं आता। संघर्षी की बात अभी हमने की है, ऊष्म ध्वनियाँ संघर्षी होती हैं। अब बात आती है स्पर्श संघर्षी की। तो चवर्ग की जो चारों ध्वनियाँ हैं च छ ज और झ, ये स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आती हैं। चवर्ग की ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी होती हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें तीसरा। उच्छिप्त ध्वनियाँ तो ड और ढ होती हैं, जिनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ होता है। तो झा वर्ण, जो झा वर्ण है, इसमें सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, स्पर्श संघर्षी। अगला प्रश्न है, निम्न में उच्छिप्त वर्ण है। तो देखिए, पहले विकल्प में डा है, दूसरे में ढा जिसके नीचे हलंत है, तीसरे में डा है जिसके नीचे हलंत है, चौथे में डा है जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है। तो उच्छिप्त ध्वनियों के अंतर्गत दो ध्वनियाँ आती हैं, एक तो है यह डा और एक है ये ढा। ये दोनों ध्वनियाँ उच्छिप्त ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। इनके नीचे नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है इस तरह से। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा हमारा चौथा। अगला प्रश्न है, निम्न में लुंठित वर्ण कौन सा है? तो हम जानते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम लुंठित भी पढ़ते हैं। लुंठित को हम प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। और प्रकंपित वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा आगे पीछे लुढ़कती हुई सी प्रतीत होती है, जिह्वा में कंपन होता है, वो प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए आप, ला ये तो पार्श्विक वर्ण है, रा प्रकंपित वर्ण है जिसको हम लुंठित वर्ण भी कहते हैं, ढा मूर्धन्य है ये, और ये आ के ऊपर जो बिंदी है जिसको हम अंग बोलते हैं, ये अनुस्वार है। अनुस्वार को अयोगवा बोलते हैं। तो ये अयोगवा हो गया है, ये मूर्धन्य ध्वनि है, ये प्रकंपित या लुंठित है और ये पार्श्विक है। पूछ रहा है लुंठित वर्ण कौन सा है, तो बा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से मित्रों कुछ प्रश्नों पर हमने चर्चा की। धन्यवाद।